नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के संदर्भ में कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे इस योजना के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, सरकार इस योजना को क्यों लाना चाह रही है, सरकार का क्या ध्येय है। ये योजना जो है मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, ये सीधे रूप से शैक्षणिक परिभ्रमण यात्रा यानी टूरिज्म से जुड़ा हुआ एक योजना है। सरकार का ये उद्देश्य है कि बच्चों को शैक्षणिक परिभ्रमण करा के बच्चों के ज्ञान का संवर्धन हो। इस योजना का अपने आप में एक अलग महत्व है और ये योजना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी संस्था सरस्वती समाज सेवा समिति, जो कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए निरंतर काम कर रही है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ रिसर्च करती रहती है, तो हम लोगों ने इसके दौरान ये चीज़ नोटिस किया है कि ये योजना सरकार क्यों लेके आ रही है और अपने आप में इस योजना का कितना महत्व है। इतना महत्व होते हुए भी ये योजना जमीनी तौर पे धरातल पे नहीं दिख रही है। ये उतना सफल साबित नहीं हो रही है जितना कि होना चाहिए। इसका लाभ बच्चों को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि बच्चों को मिलना चाहिए, और जिसलिए सरकार इस योजना को लेके आई है उतना नहीं हो पा रहा है। इनके लिए कहीं ना कहीं कुछ उदासीनता है। ये उदासीनता हमारे विद्यालय प्रबंधन में है, कुछ उदासीनता हमारे अभिभावकों में है। हमारे विद्यालय प्रबंधन इस योजना के प्रति उतना गंभीर नहीं है, उतना संवेदनशील नहीं है, न ही हमारे अभिभावक इसमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें इस योजना के प्रति सकारात्मकता नहीं है। तो जाहिर सी बातें हैं, जब ये दो चीज़ें हैं, हमारे विद्यालय प्रबंधन और हमारे अभिभावक इस योजना के प्रति गंभीर नहीं है, तो हमारे बच्चे स्वाभाविक है उनके अंदर में गंभीरता नहीं होगी, उनके अंदर में उत्साह की कमी है। ये हमारा ध्येय बिल्कुल ही नहीं है कि हम विद्यालय प्रबंधन की निंदा करें, हम अपने अभिभावकों पे उंगलियां उठाएं, लेकिन जब बदलाव की ज़रूरत होती है तो कुछ निवेदन करना लाजमी होता है। तो हमारा ये निवेदन है कि हमारे शिक्षक, हमारे विद्यालय प्रबंधन और हमारे अभिभावक साथ मिलके इस योजना को धरातल में लाने का प्रयास करें, जिससे बच्चों के ज्ञान का संवर्धन हो, बच्चों में शिक्षा के प्रति अभिरुचि जगे। ये योजना सीधे अर्थों में परिभ्रमण से जुड़ा हुआ है। सरकार का मकसद है कि बच्चों को शैक्षणिक यात्रा पे ले जाएं, उनको टूरिज्म कराएं, जिनके जरिए बच्चों को अपने धरोहर, अपने सांस्कृतिक स्थल, अपने धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनका की यात्रा कराएं और उनके जरिए उनके ज्ञान का संवर्धन कराएं। इस योजना के लिए जो सरकार राशि लेके आई है वो आवंटित राशि 20,000 रुपये का है। हमारी संस्था का जो रिसर्च है उनके हिसाब से ये 20,000 रुपया कुछ कम नहीं है, पर्याप्त है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही पर्याप्त है, लेकिन फिर भी जो भी है, तो हमारे अभिभावकों को चाहिए कि इस यात्रा में सरकार का जो आवंटित राशि है 20,000 रुपया, उसमें कुछ अपना भी अंशदान करें ताकि राशि सफिशिएंट हो जाए और किसी भी तरह की दिक्कत न हो, बच्चों का जो परिभ्रमण है वो सफल हो जाए। हम देखते हैं कि शहर में प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनमें भी इस तरह का प्रोविज़न है कि स्कूल हमारे बच्चों को परिभ्रमण कराते हैं, कई जगहों पे ले जाते हैं, तो उनके लिए हमसे अलग से रुपया लिया जाता है, तो हम बड़ी राजी खुशी से दे देते हैं। तो ये हम क्यों नहीं अपने गाँव में भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, इतना कुछ करना चाहिए। अब हम आते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है सरकार का। हम सीधे अर्थों में इस तरह समझ सकते हैं कि इस योजना का उद्देश्य है कि सरकार बच्चों को शैक्षणिक परिभ्रमण के जरिए अपने जो राज्य के अंदर में सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक इमारतें, औद्योगिक क्षेत्र, उनसे अवगत कराएं, अपने अतीत के गौरव के बारे में बताएं,
ताकि बच्चों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी इस यात्रा के दौरान भी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्लास में बैठ के किताब पढ़ के ही सारी चीज़ें जान सकते हैं। हम चीज़ों को उतना बारीकी से क्लास में बैठ के नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं किताबों में, जितना कि हम प्रैक्टिकली ज़मीनी तौर पे उस चीज़ों को देख के समझें। इससे हमारे ज्ञान का संवर्धन काफ़ी तेज़ी से होता है और हमारा विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, प्राचीन काल में परिभ्रमण को, यात्रा को शिक्षा का एक अंग माना जाता है। यूरोपियन कंट्री के लोग, अंग्रेज अपनी स्कूली शिक्षा को तब तक पूरा नहीं मान लेते थे जब तक कि वो किसी महाद्वीपों का परिभ्रमण न कर लें। आज हमारे भारत की खोज ये परिभ्रमण का ही एक नतीजा है कि हमारे भारत जैसे देश की खोज हुई। जब वास्को डी गामा निकले थे यात्रा पे, तो वो घूमते घूमते विश्व का परिभ्रमण करते करते हमारे भारत तक पहुँचे और उसने हम जैसे महान भारत देश की खोज की। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और ये परिभ्रमण का ही एक नतीजा है। और ये जो परिभ्रमण होता है ये अपने आप में बहुत बड़ा आनंदप्रद होता है। इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकृति, भाषाओं, सामाजिक रीति रिवाजों और नैतिकता वाले लोगों के साथ मिलते हैं। और जब तक हम उनसे नहीं मिलते हैं तब तक जो हमारा दृष्टिकोण होगा, जो हमारा नज़रिया होता है, वो बहुत ही संकीर्ण होता है। हम अलग अलग तरह के सांस्कृतिक रीति रिवाज, नैतिकता वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हम उनको अपने दैनिक जीवन में अमल में लाते हैं, जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, हमारा दृष्टिकोण उदार होता है। और जिन लोगों से हम नहीं मिलते हैं, ऐसे अच्छे विचार वाले लोगों से हम नहीं मिलते हैं, तब तक हम जो है ना किसी दूसरे आदमी को नहीं समझ पाते। हम एक दूसरे से मिल के, समझ के, उनके विचारों से रूबरू होके काफ़ी कुछ करते हैं। जब तक हम यात्रा नहीं करते हैं तब तक शांति और मित्रता की संभावना नहीं होती है। हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, परिभ्रमण करते हैं, तो उनसे हमें मित्रता होती है और एक शांति की अनुभूति होती है। अब हम आते हैं कि हमारे बिहार में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे कि हमें परिभ्रमण करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट पैलेस है हमारे बिहार में जहाँ पे कि हमें जाना चाहिए। हमारे विद्यालय प्रबंधन को अपने बच्चों को लेके वहाँ पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, ऐतिहासिक इमारत नहीं है, धार्मिक स्थल नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। एक से एक ऐसे जगह हैं जो हमारे भारत के लिए एक गौरव की बात है। तो हमें ऐसे जगहों का यात्रा करना चाहिए, हमारे बच्चों को वहाँ पे लेके जाना चाहिए, ताकि वे हमारे बिहार के अंदर में जो चीज़ें हैं उनको बारीकी से समझ सकें, अपने गौरव के अतीत के गौरव के बारे में जान सकें। तो आइए हम कुछ चीज़ें हैं जो स्लाइड के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए हम जो हमारे बिहार में कुछ ऐसे धरोहर हैं उनके बारे में स्लाइड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं गया। गया में बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी कारण इस स्थान को शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक माना जाता है। गया 3 तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों मंगलागौरी, श्रृंगास्थान, रामशिला और ब्रह्मायोनि से घिरा हुआ है और इसके पश्चिमी ओर फाल्गु नदी बहती है। गया अपने आप में बहुत बड़ा धरोहर है, खास करके बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी निरंतर आते रहते हैं और ये बहुत बड़ी ख्याति है हमारे देश के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय अपने नाम को सच साबित करता नालंदा निर्विवाद रूप से प्राचीन भारत में शिक्षा का एक मुख्य केंद्र था। नालंदा के समृद्ध अतीत को इस तथ्य से निश्चित किया जा सकता है कि यहाँ तिब्बत, चीन, टर्की, ग्रीस, पारसिया, ईरान के अतिरिक्त और भी दूर के स्थानों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। यह विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है।
यहाँ पर एक समय 2000 शिक्षक और 10,000 विद्यार्थी रहते थे जो यहाँ पढ़ने आते थे। हाँ, तिब्बत, चीन, टर्की, ग्रीस और पारसिया, ईरान के अतिरिक्त और भी दूर के स्थानों से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। आज विश्व के सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों एवं खंडहरों की देखभाल नालंदा पर्यटन बड़ी कुशलता से कर रहा है। यह आज भी अपने गौरवशाली इतिहास के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी धरोहर है भारत के लिए और गौरव की बात है नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे हम जा सकते हैं अपने बच्चों को एक टूरिज्म कराने के लिए और एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में अपने आप में बहुत बड़ा जगह है ये नालंदा।